Hello student, myself Nafis Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिजोल्यूशन। तो प्रीवियस क्लास में जो जो हमने कवर किया था पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने क्या सीखा था हम लोगों ने। तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने बोला था कि अगर कोई पार्टनर, जैसे तीन पार्टनर्स है, तो तीन पार्टनर्स में एक पार्टनर्स क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो गया, या उसकी डेथ हो गई, या एक्सपल्सन मतलब उसको बाहर कर दिया गया, या वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो इन सब के वजह से ये क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। अगर कोई पार्टनर्स तीन थे उसमें से एक चला गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स की डेथ हो गई, पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर्स को बाहर निकाल दिया गया, एक्सपल्सन, तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों ने बात किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम किसको बोल सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरी तरह फर्म क्या हो रही है, डिस्क्लोज हो रही है, मतलब पूरी तरह फर्म क्लोज हो रही है, मतलब बंद हो रही है। यहाँ पे जब यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरी तरह फर्म जब बंद हो रही होती है, तब उस समय जो फर्म का एसेट होता है, जो लायबिलिटी होती है, उसको हम लोग सोल्ड आउट करते हैं, फिर उससे पैसा जो रियलाइज होता है आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बस इतना ही डिफरेंस है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स रिटायर्ड हो, डेथ हो, या एक्सपल्सन हो, या इंसॉल्वेंट हो, तो यहां पे फर्म क्लोज नहीं होती है, फर्म क्लोज डाउन नहीं होती है। अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म को कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पूरी तरह फर्म बंद हो रही होती है। तो यहां पे फर्म का एसेट सोल्ड होता है, लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है, जो भी आउटसाइडर पेमेंट होगा वो पेमेंट किया जाएगा फर्म की एसेट को सोल्ड करके। बस यही फर्क था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो अब हम लोग आज की क्लास में सेटलमेंट पढ़ेंगे। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के समय कैसे हम लोग सेटलमेंट करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस, जो पहले लॉस है इंक्लूडिंग डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब जो भी कमी है, ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से पे किया जाएगा, प्रॉफिट से। नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली if necessary will be realized from the partner in their profit sharing ratio। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है कि जो भी अमाउंट ऑफ लॉस होगा इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल में कोई कमी है या लॉस है, तो सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली अगर नेसेसरी है, जरूरी है, तो उस कहां से लिया जाएगा, पार्टनर से लिया जाएगा। और किस रेशियो में लिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर लॉस है या डिफिशियंसी है कैपिटल में, तो सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट से लिया जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल से, फिर लास्टली अगर नेसेसरी है तो पार्टनर से रियलाइज किया जाएगा। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म, फर्म का एसेट से, फर्म के एसेट से जो पैसा रियलाइज होता है, इंक्लूडिंग सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर्स कंट्रीब्यूट किया है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। शैल बी अप्लाइड इन फॉलोइंग मैनर्स। तो सबसे पहले ये वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो भी फर्म का एसेट सोल्ड होगा या इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूट, जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, वहां से पैसा जो रियलाइज्ड होगा वो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडर ऑफ द फर्म विल बी पेड। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा,
जो फर्म का आउटसाइडर है, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी जो भी फर्म की है उसको पेमेंट की जाएगी। मतलब यहां पे फर्म का एसेट को सोल्ड करके जो फर्म का आउटसाइडर पेमेंट है वो पहले पे किया जाएगा। दूसरा, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि रिमेनिंग अमाउंट अगर फिर भी बच रहा है तो जो लोन लिया है एडवांस बाय पार्टनर्स विल बी पेड ऑफ। तो उसके बाद जो लोन लिया गया है एडवांस में किसके द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, उसके बचने के बाद आउटसाइडर पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो हम लोग किसको पे करेंगे, पार्टनर्स को। जो लोन पार्टनर्स से लिया गया है उस लोन को पेमेंट करेगा फर्म। तीसरा, देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी एसेट फर्म का है वहां से पैसा जो रियलाइज होगा, जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है फर्म में वो पैसा, जो उन सब पैसे को मिलाकर जो फर्म का आउटसाइडर पेमेंट होगा, पहले सबसे पहले हम लोग को वहां पेमेंट करना है। फिर उसके बाद वहां से अगर पैसा बच जाता है तो उस पैसे को अगर पार्टनर्स से फर्म ने लोन लिया है तो उसको पेमेंट करेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि फिर भी पैसा बच रहा है फर्म के पास तो वो क्या करेंगे, वो अमाउंट डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स में। किस रेशियो में, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब फिर भी अगर पैसा बच रहा है तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3 स्टेप फॉलो करना है। अगर फर्म का एसेट सोल्ड होता है तो वो पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडर पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर्स का लोन अगर फर्म ने लिया है, पार्टनर्स ने, अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से तो वो पेमेंट करेगा उसको। फिर उसके बाद फिर भी पैसा फर्म के पास बच रहा है तो वो पार्टनर्स को डिवाइड कर देगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ फर्म डेट और प्राइवेट डेट। फर्म डेट किसको बोला जाता है और प्राइवेट डेट किसको बोला जाता है? तो फर्म डेट, डेट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर और कॉल्ड फर्म डेट। मतलब अगर फर्म को आउटसाइडर को पेमेंट करना है, आउटसाइडर कौन कौन हो सकता है, जैसे क्रेडिटर्स है, लोन, बैंक लोन है, तो ये सब क्या है, आउटसाइडर पेमेंट है फर्म का। तो अगर आउटसाइडर पेमेंट है तो वो सब क्या है, फर्म का डेट है। तो फर्म डेट, डेट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म डेट। तो फर्म डेट किसको बोला जाता है, जो आउटसाइडर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्म डेट बोलेंगे। फिर उसके बाद प्राइवेट डेट पे आते हैं। तो प्राइवेट डेट किसको बोलते हैं, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज टू पे ऑफ फर्म डेट, फर्म डेट, एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज डिस्ट्रीब्यूट एमंग द पार्टनर्स। तो प्राइवेट डेट क्या है, प्राइवेट डेट जैसे अगर कोई पार्टनर्स का प्राइवेट डेट है तो जो भी पैसा अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म, जो फर्म का एसेट सोल्ड कर कर वहां से पैसा जो रियलाइज होगा तो सबसे पहले फर्स्ट टू यूज टू पे ऑफ फर्म डेट। तो सबसे पहले हम लोग फर्म डेट को पे करेंगे। फिर उसके बाद जो भी पैसा बचता है, इफ एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज डिस्ट्रीब्यूट एमंग द पार्टनर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्म का एसेट सोल्ड होगा वहां से पैसा जो रियलाइज होगा सबसे पहले फर्म डेट को पे किया जाएगा। फिर अगर पैसा बच रहा है फर्म के पास तो वो पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट ई स्टेट। अगर पार्टनर्स का कोई एसेट है उसको सोल्ड करके वहां से पैसा कुछ रियलाइज होता है तो उसको हम, उस पैसे को हम लोग कैसे यूज करते हैं फर्म में। तो सबसे पहले अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एस्टेट ऑफ अ पार्टनर्स विल बी यूज्ड फर्स्ट टू पे प्राइवेट डेट।
तो सबसे पहले जो प्राइवेट डेट होगा पार्टनर्स का वो पे किया जाएगा, फिर उसके बाद जो भी सरप्लस अवेलेबल होगा, फिर उसके बाद फर्म डेट को पे किया जाएगा। तो अगर पार्टनर्स का कोई एसेट सोल्ड करके फर्म पैसा रियलाइज करता है तो सबसे पहले पे किसको किया जाएगा? प्राइवेट डेट वालों को। फिर उसके बाद फिर भी पैसा फर्म में बच रहा है तो वो फर्म डेट को पे किया जाएगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या क्या हम लोगों को करना है? तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, या लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर्स को जब दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट। तो ये 4-5 अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद फॉर क्लोजिंग एसेट ऑफ अकाउंट, यहां पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही होती है तो यहां पे जो भी फर्म का एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, तो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो भी एसेट और लायबिलिटी होता है उसको हम लोग क्लोज करते हैं। किस वैल्यू पे क्लोज करते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई होती है उस वैल्यू पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग की एंट्री क्या होती है? और जब हम लोग एसेट को क्लोज करते हैं तो कौन सा एसेट लिया जाएगा, कौन सा एसेट नहीं लिया जाएगा? तो सबसे पहले ऑल एसेट ऑफ द फर्म, जो भी फर्म का एसेट है वो सारा का सारा लिया जाएगा एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर सारे के सारे एसेट हम लोग क्लोज करेंगे। तो क्लोजिंग की एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट में बहुत सारे जब एसेट्स होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ड सन्ड्री एसेट। तो एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एसेट को क्लोज करेंगे, तो किस वैल्यू पे हम लोगों को दिखाना है? बुक वैल्यू पे दिखाना है। फिर हम नोट पढ़ते हैं। अब नोट में क्या क्या है? फिक्टिटियस एसेट सच एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर यहां पे मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में हमने बताया कि कैश एंड बैंक बैलेंस ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज नहीं करेंगे। फिर कुछ चीजें बैलेंस शीट में होती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, पहले इसकी बात कर लेते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे पीएल, डेबिट बैलेंस पीएल का, डेबिट बैलेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक दिया हुआ है, पीएल दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो मैंने क्या बोला कि ऑल एसेट यहां पे लिया जाता है। तो अगर एसेट साइड में डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल दिया है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो क्या हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्लोज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसको हम लोग सीखते हैं कि यहां पे अगर बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो हम लोग इसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो नोट्स फिक्टिटियस एसेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिटियस एसेट। किसको किसको? डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको हम लोग फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं। फिक्टिटियस एसेट सच एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिक्टिटियस एसेट क्या होता है? जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, लाइक बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
या हम लोग इसको बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट। तो ये जो है एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट क्लोज कर रहे होंगे तब उस समय हम लोग प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो हम लोग एसेट साइड में जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, तो आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट, तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जब नहीं किया जाएगा तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्लोज नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कहां जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है या पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इन सबको हम लोग नहीं दिखाना है। जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट जब बना रहे होते हैं तब उस समय हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हम लोग एडमिशन में पढ़ा था, रिटायरमेंट में पढ़ा है, वही हम लोग प्रोसेस यहां भी करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर एक और बात कर लेते हैं, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर ये बैलेंस शीट के किस साइड दिया होगा, लायबिलिटी साइड। ये कौन सा साइड होता है, ये एसेट साइड होता है, ये लायबिलिटी साइड। अगर ये सब इस साइड दिए हुए हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तब हम लोग क्या इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्लोज करेंगे, बिल्कुल क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, तो हम इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये सब कहां जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और किस साइड जाएंगे, ये जब रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बना रहे होंगे तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, मतलब ये साइड प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो हम लोगों ने एसेट सीख लिया है कि अगर बैलेंस शीट में एसेट दिया होगा तो हम लोग कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करते हैं, और एसेट में क्या क्या हम लोग को नहीं लेना है। तो याद रखना, सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस को नहीं लेना है। अगर एसेट साइड में पीएल का डेबिट बैलेंस गिवन है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है तो ये मुझे नहीं लेना है। अगर लायबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दिया हुआ है तो इन सबको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि लायबिलिटी क्लोज कैसे करते, तो एसेट हम लोग सीख लिए, अब लायबिलिटी कैसे क्लोज करते, तो इसको हम पहले रफ करते हैं फिर एंट्री बात करते हैं वहां पे। Hello student, myself Nafis Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने कवर किया था पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने क्या सीखा था हम लोगों ने। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने बोला था कि अगर कोई पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर्स है, तो 3 पार्टनर्स में एक पार्टनर्स क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो गया या उसकी डेथ हो गई या एक्सपल्सन मतलब उसको बाहर कर दिया गया
या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इन सब के वजह से ये क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। अगर कोई पार्टनर्स 3 थे, उसमें से एक चला गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स की डेथ हो गई, पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर्स को बाहर निकाल दिया गया, एक्सपल्सन, तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों ने बात किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम किसको बोल सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरी तरह फर्म क्या हो रही है, डिस्क्लोज हो रही है, मतलब पूरी तरह फर्म क्लोज हो रही है, मतलब बंद हो रही है। यहाँ पे जब यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरी तरह फर्म जब बंद हो रही होती है, तब उस समय जो फर्म का एसेट होता है, जो लायबिलिटी होती है, उसको हम लोग सोल्ड आउट करते हैं, फिर उससे पैसा जो रियलाइज होता है आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बस इतना ही डिफरेंस है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स रिटायर्ड हो, डेथ हो, या एक्सपल्सन हो, या इंसॉल्वेंट हो, तो यहां पे फर्म क्लोज नहीं होती है, फर्म क्लोज डाउन नहीं होती है। अगर रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म को कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पूरी तरह फर्म बंद हो रही होती है। तो यहां पे फर्म का एसेट सोल्ड होता है, लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है, जो भी आउटसाइडर पेमेंट होगा वो पेमेंट किया जाएगा फर्म की एसेट को सोल्ड करके। बस यही फर्क था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो अब हम लोग आज की क्लास में सेटलमेंट पढ़ेंगे। जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के समय कैसे हम लोग सेटलमेंट करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस, जो पहले लॉस है इंक्लूडिंग डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब जो भी कमी है ऑफ कैपिटल, शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से पे किया जाएगा, प्रॉफिट से। नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली if necessary will be realized from the partner in their profit sharing ratio। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है कि जो भी अमाउंट ऑफ लॉस होगा इंक्लूडिंग डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल में कोई कमी है या लॉस है, तो सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली अगर नेसेसरी है, जरूरी है, तो उस कहां से लिया जाएगा, पार्टनर से लिया जाएगा। और किस रेशियो में लिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर लॉस है या डिफिशियंसी है कैपिटल में, तो सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट से लिया जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल से, फिर लास्टली अगर नेसेसरी है तो पार्टनर से रियलाइज किया जाएगा। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म, फर्म का एसेट से, फर्म के एसेट से जो पैसा रियलाइज होता है, इंक्लूडिंग सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर्स कंट्रीब्यूट किया है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। शैल बी अप्लाइड इन फॉलोइंग मैनर्स। तो सबसे पहले ये वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो भी फर्म का एसेट सोल्ड होगा या इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूट, जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, वहां से पैसा जो रियलाइज्ड होगा वो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडर ऑफ द फर्म विल बी पेड। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, जो फर्म का आउटसाइडर है, मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी जो भी फर्म की है उसको पेमेंट की जाएगी। मतलब यहां पे फर्म का एसेट को सोल्ड करके जो फर्म का आउटसाइडर पेमेंट है वो पहले पे किया जाएगा। दूसरा, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि रिमेनिंग अमाउंट अगर फिर भी बच रहा है तो जो लोन लिया है एडवांस बाय पार्टनर्स विल बी पेड ऑफ। तो उसके बाद जो लोन लिया गया है एडवांस में, किसके द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, उसके बचने के बाद, आउटसाइडर पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो हम लोग किसको पे करेंगे, पार्टनर्स को। जो लोन
पार्टनर से लिया गया है उस लोन को पेमेंट करेगा फर्म। तीसरा, देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो भी एसेट फर्म का है वहां से पैसा जो रियलाइज होगा, जो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है फर्म में, वो पैसा, जो उन सब पैसे को मिलाकर जो फर्म का आउटसाइडर पेमेंट होगा, सबसे पहले हम लोग को वहां पेमेंट करना है। फिर उसके बाद वहां से अगर पैसा बच जाता है तो उस पैसे को अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो उसको पेमेंट करेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि फिर भी पैसा बच रहा है फर्म के पास, तो वो क्या करेंगे, वो अमाउंट डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स में। किस रेशियो में? पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब फिर भी अगर पैसा बच रहा है तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3 स्टेप फॉलो करना है। अगर फर्म का एसेट सोल्ड होता है तो वो पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइडर पेमेंट करेंगे। फिर पार्टनर्स का लोन अगर फर्म ने लिया है, अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से तो वो पेमेंट करेगा उसको। फिर उसके बाद फिर भी पैसा फर्म के पास बच रहा है तो वो पार्टनर्स को डिवाइड कर देगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ फर्म डेट और प्राइवेट डेट। फर्म डेट किसको बोला जाता है और प्राइवेट डेट किसको बोला जाता है? तो फर्म डेट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर और कॉल्ड फर्म डेट। मतलब अगर फर्म को आउटसाइडर को पेमेंट करना है, आउटसाइडर कौन कौन हो सकता है, जैसे क्रेडिटर्स है, लोन, बैंक लोन है, तो ये सब क्या है? आउटसाइडर पेमेंट है फर्म का। तो अगर आउटसाइडर पेमेंट है तो वो सब क्या है? फर्म का डेट है। तो फर्म डेट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म डेट। तो फर्म डेट किसको बोला जाता है? जो आउटसाइडर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्म डेट बोलेंगे। फिर उसके बाद प्राइवेट डेट पे आते हैं। तो प्राइवेट डेट किसको बोलते हैं? अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ फर्म डेट एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज डिस्ट्रीब्यूट एमंग द पार्टनर्स। तो प्राइवेट डेट क्या है? प्राइवेट डेट जैसे अगर कोई पार्टनर्स का प्राइवेट डेट है तो जो भी पैसा अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म, जो फर्म का एसेट सोल्ड कर वहां से पैसा जो रियलाइज होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट टू यूज टू पे ऑफ फर्म डेट। तो सबसे पहले हम लोग फर्म डेट को पे करेंगे। फिर उसके बाद जो भी पैसा बचता है, इफ एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज डिस्ट्रीब्यूट एमंग द पार्टनर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो फर्म का एसेट सोल्ड होगा वहां से पैसा जो रियलाइज होगा, सबसे पहले फर्म डेट को पे किया जाएगा। फिर अगर पैसा बच रहा है फर्म के पास तो वो पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट इस्टेट। अगर पार्टनर्स का कोई एसेट है उसको सोल्ड करके वहां से पैसा कुछ रियलाइज होता है तो उस पैसे को हम लोग कैसे यूज करते हैं फर्म में? तो सबसे पहले अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एस्टेट ऑफ अ पार्टनर्स विल बी यूज्ड फर्स्ट टू पे प्राइवेट डेट। तो सबसे पहले जो प्राइवेट डेट होगा पार्टनर्स का वो पे किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी सरप्लस अवेलेबल होगा, फिर उसके बाद फर्म डेट को पे किया जाएगा। तो अगर पार्टनर्स का कोई एसेट सोल्ड करके फर्म पैसा रियलाइज करता है तो सबसे पहले पे किसको किया जाएगा? प्राइवेट डेट वालों को। फिर उसके बाद फिर भी पैसा फर्म में बच रहा है तो वो फर्म डेट को पे किया जाएगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या क्या हम लोगों को करना है? तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है।
फिर उसके बाद लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, या लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर्स को जब दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट। तो ये 4-5 अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद फॉर क्लोजिंग एसेट ऑफ अकाउंट, यहां पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही होती है तो यहां पे जो भी फर्म का एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, तो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जो भी एसेट और लायबिलिटी होता है उसको हम लोग क्लोज करते हैं। किस वैल्यू पे क्लोज करते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई होती है उस वैल्यू पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट को क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग की एंट्री क्या होती है, और जब हम लोग एसेट को क्लोज करते हैं तो कौन सा एसेट लिया जाएगा, कौन सा एसेट नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले ऑल एसेट ऑफ द फर्म, जो भी फर्म का एसेट है वो सारा का सारा लिया जाएगा एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर सारे के सारे एसेट हम लोग क्लोज करेंगे। तो क्लोजिंग की एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट में बहुत सारे जब एसेट्स होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ड सन्ड्री एसेट। तो एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। तो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एसेट को क्लोज करेंगे, तो किस वैल्यू पे हम लोगों को दिखाना है? बुक वैल्यू पे दिखाना है। फिर हम नोट पढ़ते हैं। अब नोट में क्या क्या है? फिक्टिटियस एसेट सच एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर यहां पे मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में हमने बताया कि कैश एंड बैंक बैलेंस ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज नहीं करेंगे। फिर कुछ चीजें बैलेंस शीट में होती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, पहले इसकी बात कर लेते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे पीएल, डेबिट बैलेंस पीएल का, डेबिट बैलेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक दिया हुआ है, पीएल दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो मैंने क्या बोला कि ऑल एसेट यहां पे लिया जाता है। तो अगर एसेट साइड में डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल दिया है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो क्या हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्लोज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसको हम लोग सीखते हैं कि यहां पे अगर बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो नोट्स फिक्टिटियस एसेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिटियस एसेट। किसको किसको? डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको हम लोग फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं। फिक्टिटियस एसेट सच एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिक्टिटियस एसेट क्या होता है? जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, लाइक बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या हम लोग इसको बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट। तो ये जो है एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट क्लोज कर रहे होंगे तब उस समय हम लोग प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो हम लोग एसेट साइड में जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? तो आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट, तो डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है।
तो जब नहीं किया जाएगा तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्लोज नहीं करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कहां जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, या पीएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इन सबको हम लोग नहीं दिखाना है। जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट जब बना रहे होते हैं तब उस समय हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हम लोग एडमिशन में पढ़ा था, रिटायरमेंट में पढ़ा है, वही हम लोग प्रोसेस यहां भी करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर एक और बात कर लेते हैं, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर ये बैलेंस शीट के किस साइड दिया होगा, लायबिलिटी साइड। ये कौन सा साइड होता है, ये एसेट साइड होता है, ये लायबिलिटी साइड। अगर ये सब इस साइड दिए हुए हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तब हम लोग क्या इसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्लोज करेंगे, बिल्कुल क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, तो हम इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये सब कहां जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और किस साइड जाएंगे, ये जब रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बना रहे होंगे तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, मतलब ये साइड प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो हम लोगों ने एसेट सीख लिया है कि अगर बैलेंस शीट में एसेट दिया होगा तो हम लोग कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करते हैं, और एसेट में क्या क्या हम लोग को नहीं लेना है। तो याद रखना, सबसे पहले कैश और बैंक बैलेंस को नहीं लेना है। अगर एसेट साइड में पीएल का डेबिट बैलेंस गिवन है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है तो ये मुझे नहीं लेना है। अगर लायबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दिया हुआ है तो इन सबको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि लायबिलिटी क्लोज कैसे करते, तो एसेट हम लोग सीख लिए, अब लायबिलिटी कैसे क्लोज करते। तो इसको हम पहले रफ करते हैं, फिर एंट्री बात करते हैं वहां पे।